तो हम लोग अभी जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिस चीज़ के बारे में होनी चाहिए वो हार्ट अटैक, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, उसके बारे में होनी चाहिए। क्योंकि उसमें टाइम एक गोल्ड की तरह है। उसमें अगर मरीज़ 12 घंटे के अंदर आ जाता है हमारे पास हॉस्पिटल में, तो ऐसी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से उस हार्ट अटैक के इफेक्ट को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं और मरीज़ की आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का स्टॉल है ये जो हम लोगों का स्टॉल है इसमें हम लोग बता रहे हैं कि जब हार्ट अटैक का कोई पेशेंट हम लोग सस्पेक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। सपोज किसी को हार्ट हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक या प्री डिस्पोज्ड है, वो अभी पढ़ा नहीं है लेकिन उसको पढ़ सकता है, तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेसिक सबसे सस्ता इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो एक ईसीजी होता है। ये अलग अलग तरह के ईसीजी रखे हैं। ईसीजी से हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है और इससे ये पता चलता है कि इसको अभी कोई हार्ट अटैक पड़ा है कि नहीं, या पहले तो कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि ईसीजी एकदम नॉर्मल होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता आगे। ईसीजी के बाद हम लोग एक जो जांच कराते हैं वो होता है 2D इको, आप लोगों ने सुना होगा। वो बेसिकली दिल का अल्ट्रासाउंड होता है एक तरह से। तो उससे मेजॉरिटी हमें ये पता चलता है कि हार्ट के सारे चैम्बर अच्छे से पंप कर रहे हैं कि नहीं, पंपिंग कैपेसिटी पता चलती है जो नॉर्मल 60% के आसपास होती है। हार्ट अटैक से वो पंपिंग कैपेसिटी, जितना हार्ट अटैक बढ़ता जाता है, जितना मेजर हार्ट अटैक होता है, वो पंपिंग कैपेसिटी उतनी कम होती चली जाती है और फिर उस वजह से मरीज की सांस फूलती है। मान लीजिए किसी का ईसीजी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, लेकिन उसको चलने फिरने पे चेस्ट पेन हो रहा है, तो जो हम लोग अगला इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं अपने क्लिनिकल जजमेंट पे वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है? एक ऐसा ईसीजी होता है जिसमें मरीज को ईसीजी लीड्स कनेक्टेड होते हैं और मरीज ट्रेडमिल पे दौड़ता है। होता क्या, जब आर्टरी में ब्लॉक होना शुरू होता है तो जैसे मान लीजिए 30 या 50% ब्लॉकेज है, तब तक मरीज को कोई सिम्टम नहीं आएगा, भले ही उसको 30 से 50% ब्लॉक हो। उसके बाद अगर मान लीजिए 70% जब पहुंचता है ब्लॉक, तब इंसान को सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। उसको हम लोग एंजाइनल पेन कहते हैं। उसमें क्या होगा, मरीज जब 3-4 फ्लोर सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको चेस्ट में पेन होगा, वो बैठ जाएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। इसको हम लोग पहले क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते थे, तब उसे क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मरीज के 70% ब्लॉक होने की वजह से जब बैठा हुआ है तब तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ब्लड पूरी कर ले जा रहा है, लेकिन जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, उसको जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी से उतना फ्लो मिल नहीं पाता है, उस वजह से उसका चेस्ट पेन होने लगता है और जैसे ही बैठता है वापस से डिमांड कम होती है, उसको आराम मिल जाता है। उस कंडीशन में हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। इसमें जब इंसान ट्रेडमिल में दौड़ेगा तो फिर उसमें जो चेंजेस आएंगे, ईसीजी में चेंजेस आने लगेंगे और जब वो बैठ जाएगा तो वो रिकवर कर जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इसको कुछ सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो सकता है। अल्टीमेटली या तो ईसीजी एबनॉर्मल हो या इको में कुछ दिक्कत लगे या टीएमटी एबनॉर्मल आ जाए, तो फिर हम लोग जो जांच कराते हैं उसको कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल्स की ग्राफी। उससे हमें पता चलता है कि ब्लड वेसल्स में कितना ब्लॉकेज है। तो एंजियोग्राफी दो तरह की होती है, एक सीटी स्कैन से करा सकते हैं, सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं, और दूसरा जो हम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं उसे इन्वेजिव एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें हम लोग इस तरह के शीट्स यूज करते हैं, इस तरह के शीट्स यूज करते हैं। सीटी स्कैन में तो सीटी में मरीज लेटता है, उसका एंजियोग्राफी हो जाता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है ब्लड वेसल को ब्लॉकेज को देखने के लिए, वो इन्वेजिव एंजियोग्राफी है जो हम लोग एडमिट करके करते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह के शीट्स होते हैं जो हमारे हाथ में, यहाँ तो हाथ से जिसमें रेडियल आर्टरी होती है या पैर जिसमें फीमोरल आर्टरी होती है, उसमें हम इस तरह के शीट्स को डाल देते हैं। जब ये शीट हमारी उस आर्टरी के अंदर चली जाती है तो फिर उसमें हम इस तरह के कैथेटर्स को उस शीट के अंदर डालते हैं। डाले? हाँ, जैसे ये आपने देख रखा है, ये इस तरह के कैथेटर्स हम शीट के अंदर जब डालेंगे और ये शीट ऑलरेडी हमारी आर्टरी के अंदर है, तो ये ऐसे कैथेटर जब अंदर पुश होता जाएगा तो ये जाते 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 मेजर हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसके अंदर चला जाता है। इस मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर से ही निकल रही होती है दिल को सप्लाई करने वाली आर्टरी। तो अल्टीमेटली हम उस आर्टरी में जाके इस कैथेटर को ऐसे हुक कर देते हैं। इतना बड़ा नहीं होता आर्टरी, बहुत लगभग उसका सर्कमफ्रेंस इसके कैथेटर के टिप के बराबर ही होता है। और ये सब हम एक्सरे की गाइडेंस में करते हैं और कैथ लैब में करते हैं। कैथ लैब में जो मशीन होती है उसमें इस तरह के एक्सरे से हमें लगातार दिखता रहता है कि कैथेटर बॉडी के किस पार्ट में पहुंचा है। ठीक है, फिर जब ये हम लोग कैथेटर को हम लोग उसमें डाल देते हैं आर्टरी में, तो उसके बाद इसके दूसरे एंड से हम लोग इसमें डाइस पुश करते हैं। इस तरह की सिरिंजेस होती हैं, इसमें रेडियोग्राफिक डाई होता है। जब हम इसमें ऐसे इसको लगा के डाई को पुश करते हैं तो वो अल्टीमेटली जाके उस ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है और ब्लड वेसल्स की फोटोग्राफ इस तरह की दिखने लगती है। अब अगर आर्टरी में कुछ, जैसे ये ब्लड वेसल दिख रही है, तो इसके कंपैरिजन में इस ब्लड वेसल को आप देखेंगे तो ये बहुत नैरो है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कहीं पे ब्लॉकेज है, जिस वजह से उतना डाई नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। फिर इसी को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये 70% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है, और उस हिसाब से उसको फिर खोलने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर खोलने की ज़रूरत है तो इस तरह के थेरापेटिक कैथेटर, जैसे पहले जो कैथेटर दिखा है वो एंजियोग्राफी के लिए यूज़ होता है, इस तरह के थेरापेटिक कैथेटर्स होते हैं, उनको भी इन्हीं शीट्स के अंदर हम लोग डालते हैं और वो भी अल्टीमेटली उसी आर्टरी के अंदर पहुंच जाते हैं।
फिर इस कैथेटर के थ्रू इस तरह के हम लोग बैलून वायर्स होते हैं, ये इनको हम लोग इसी कैथेटर के अंदर मैनिपुलेट करते हैं और ये भी अल्टीमेटली उस आर्टरी के ओरिजिन में पहुंच जाते हैं और ये सब हमें टीवी पे दिख रहा होता है। जब हम इस बैलून को एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है वहाँ ले जाते हैं और इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं तो जो ब्लॉकेज है उसको खोल देता है। ये हट गया, ये इन्फ्लेट हो गया। जब ये इन्फ्लेट होगा तो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। आज से 20 साल पहले जब एंजियोप्लास्टी होती थी तो बस इतना किया जाता था, इसे बैलून एंजियोप्लास्टी कहते थे। लेकिन ये पाया गया कि इसके बाद वापस से ब्लॉकेज हो जाता था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेंट्स डालते हैं। स्टेंट्स कुछ नहीं, मेटेलिक स्प्रिंग्स जैसे होते हैं और एलॉय के बने होते हैं, तो वो इसके ऊपर प्री लोडेड होते हैं। जब ये बैलून इन्फ्लेट होता है तो वो फूल के आर्टरी से चिपक जाते हैं। और जो आजकल स्टेंट्स पड़ते हैं वो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं। बेसिकली उनसे थोड़ी थोड़ी दवा रिस्ट के आसपास के खून में जाती रहती है, वो दवा उनको वापस से ब्लॉक करने से रोकती है। तो इस तरह से जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है तो मरीज का ब्लॉकेज खुल जाता है और उसके दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, एक हार्ट अटैक मरीज को पूर्णतः स्वस्थ होने में कितना समय लगता है मिनिमम? अगर आप टाइम से पहुंचे हैं, 12 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाते हैं और उसी के समय हम लोग एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दिए तो आप लोग एक दिन छोड़ के अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं और चलने फिरने नॉर्मल एक्टिविटी करने में आप 2-3 हफ्ते में सब अपना काम करने लग सकते हैं। बस 2-3 दिन? 2-3, अगर आप टाइम से पहुंचे हैं, और सारा काम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो गया है। क्योंकि हार्ट अटैक में बहुत सारे अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिर्फ पंपिंग कैपेसिटी कम नहीं होती, कई बार हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि वो 200-250 पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम हार्ट बीट ही करना बंद कर जाए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जो हार्ट अटैक में हो सकता है और एक बहुत सीरियस इमरजेंसी है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हो सकता है एक पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा हो और वो एकदम स्वस्थ होकर घर चला जाए। हो सकता है दूसरा यंग पेशेंट हो, उसको हार्ट अटैक पड़े और उसको कोई रिदमिक कॉम्प्लिकेशन हो जाए और वो वहीं पे एक्सपायर कर जाए, हम कुछ ना कर पाएँ। तो क्योंकि ये जो सडननेस है ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है हमारे कार्डियक उसमें प्रैक्टिस में। देखिए, कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक है, यानी कि चेस्ट में कहीं भी अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिले। और ज़्यादा दर्द है तो 12 घंटे के अंदर में डॉक्टर साहब जैसे ने बताया कि तुरंत इमीडिएट जो भी नज़दीकी अस्पताल हो वहाँ पर संपर्क करें। नमस्कार।